नमस्कार। आजकल दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लेकर एक बड़ी बहस चल रही है। बिल्कुल। मतलब ये जो अमेरिकी डॉलर पर हमारी निर्भरता है, क्या इसका कोई विकल्प हो सकता है हाँ, ये सवाल बहुत उठ रहा है। कि देश आपस में व्यापार करें लेकिन डॉलर का इस्तेमाल कम हो जाए या खत्म हो जाए? बिल्कुल, और इसी को लेकर कुछ दिलचस्प आइडिया सामने आ रहे हैं। हमें कुछ दस्तावेज मिले हैं हाँ, हमने देखे वो। जो इसी संभावना पर फोकस करते हैं, खास तौर पर ब्रिक्स देश और उनके जो साझेदार हैं उनके बीच व्यापार का निपटान मतलब ट्रेड सेटलमेंट कैसे हो सकता है। और उसमें सोने का जिक्र है। हाँ, सोने को एक यूनिट ऑफ अकाउंट की तरह इस्तेमाल करने की बात है, हिसाब किताब की इकाई, बस। हिसाब किताब की इकाई। इंटरेस्टिंग। बिल्कुल, और इसका मकसद सिर्फ डॉलर हटाना नहीं है। ये जो प्रस्तावित सिस्टम्स हैं, इनका लक्ष्य है व्यापार को ज्यादा एफिशिएंट बनाना, ज्यादा कारगर और शायद ज्यादा स्थिर भी। तो आज हम इसी की तह में जाएंगे, है ना? हाँ, बिल्कुल। समझेंगे कि ये यूनिट ऑफ अकाउंट वाला फंडा क्या है, बिना असली सोने के लेन देन के कैसे चलेगा, फिर वो जो अलग अलग मॉडल्स हैं, द्विपक्षीय या फिर वो मल्टीलैटरल नेटिंग वाला। हाँ, वो सेंट्रल बैंक के साथ और बिना सेंट्रल बैंक के। हाँ, वो सब। और सबसे जरूरी जो कंपनियों के लिए मायने रखता है, हेजिंग। सोने की कीमत ऊपर नीचे होती है, उससे कैसे बचा जाए। सही कहा है, वो बहुत अहम होगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं इसी से। सोना एक यूनिट ऑफ अकाउंट, ये सुनने में थोड़ा मतलब अलग सा लगता है। क्या हर सौदे में सोने की ईंटें इधर से उधर जाएंगे? नहीं नहीं, यहीं पर बात साफ करनी जरूरी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोना यहाँ सिर्फ एक पैमाना है, जैसे मीटर या किलो यूज करते हैं। अच्छा। ये लेन देन का माध्यम नहीं है, सिर्फ मूल्य आंकने का तरीका। आइडिया ये है कि इनवॉइस डॉलर में न बने, बल्कि सोने के एक तय वजन में बने। दस्तावेजों में इसे रेफरेंस गोल्ड आउंस या आरजीओ या फिर ट्रेड गोल्ड आउंस टीजीओ कहा गया है। तो ये होगा कैसे? मान लीजिए भारत का कोई एक्सपोर्टर है, सिंगापुर में किसी को 10 लाख रुपए का माल भेज रहा है, वो सोने में बिल कैसे बनाएगा? बड़ा सीधा सा तरीका है। वो देखेगा कि आज सोने का ऑफिशियल रेफरेंस प्राइस क्या चल रहा है। ये कीमत कहीं से भी आ सकती है, एलबीएमए, शंघाई गोल्ड एक्सचेंज, या शायद कोई ब्रिक्स का अपना सिस्टम जैसे बीएसबी डेली फिक्सिंग। ठीक है। मान लीजिए उस दिन एक आरजीओ टीजीओ की कीमत है 5 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए का बिल बन गया 2 आरजीओ का। बिल्कुल, 2 आरजीओ या टीजीओ का। ठीक है, बिल बन गया सोने में। अब पेमेंट सिंगापुर वाली कंपनी क्या सोना देगी? नहीं, यही तो बात है। पेमेंट अपनी अपनी करेंसी में ही होगा। सिंगापुर का इंपोर्टर अपने बैंक को 2 आरजीओ के बराबर सिंगापुर डॉलर दे देगा, उस दिन के रेट के हिसाब से। अच्छा। और भारतीय एक्सपोर्टर को अपने बैंक से पूरे 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, उस दिन के आईएनआरजीओ रेट पर। ये काम तो लोकल बैंक ही करेंगे, जैसे अभी करते हैं। तो फिर सोना कहाँ आया बीच में, अगर पेमेंट लोकल करेंसी में ही हो रहा है? आरजीओ कम हो गए। अच्छा। ये बस रिकॉर्ड रखता है कि समय के साथ किस देश को किस देश से नेट कितना सोना मूल्य के तौर पर लेना देना बनता है। दस्तावेजों में इसे बायलैटरल क्लियरिंग अकाउंट या बीएसपी कंट्री नेट आउंस लेजर कहा गया है। तो हिसाब की इकाई सोना और पेमेंट का तरीका लोकल करेंसी अलग अलग है। ये वाकई दिलचस्प है। हिसाब सोने में, पेमेंट अपनी मुद्रा में। लेकिन व्यापार तो कभी बराबर नहीं होता, कोई ज्यादा खरीदता है, कोई ज्यादा बेचता है। तो ये जो गोल्ड लेजर में बैलेंस बिगड़ेगा, उसका निपटारा कैसे होगा? बिल्कुल सही सवाल। और यहीं पर वो अलग अलग सेटलमेंट आर्किटेक्चर्स आते हैं। सबसे सीधा तरीका है द्विपक्षीय बायलैटरल मॉडल। मान लीजिए भारत और सिंगापुर के बीच। ठीक है। दोनों देशों के सेंट्रल बैंक एक ट्रेड गोल्ड आउंस मतलब टीजीओ वाला खाता रखेंगे। फिर एक तय समय पर, जैसे हर तिमाही या छमाही, वो देखेंगे कि किसका कितना टीजीओ बकाया है। और फिर वो बकाया चुकाना होगा? हाँ, चुकाने के कई तरीके हो सकते हैं जो वो आपस में तय करें। या तो असली सोना दे दो, फिजिकल गोल्ड, या फिर लेनदार देश की करेंसी दे दो, जैसे सिंगापुर भारत से रुपए खरीद कर दे दें। ओके। या कोई तीसरी करेंसी जो दोनों को मंजूर हो, या फिर उधार मान लो, अगली बार एडजस्ट कर लेंगे। ये तो हुआ दो देशों के बीच सिंपल। लेकिन ब्रिक्स जैसे ग्रुप में तो कई देश हैं। हाँ। क्या कोई ऐसा सिस्टम भी है जो सबके बीच का लेन देन एक साथ निपटा दे, मतलब मल्टीलैटरल नेटिंग कर दे? हाँ, बिल्कुल। और यही ये प्रस्ताव ज्यादा महत्वाकांक्षी लगते हैं। एक मॉडल है एक सेंट्रल बॉडी बनाने का। उसे ब्रिक्स सेटलमेंट बैंक बीएसबी या ब्रिक्स सेंट्रलाइज्ड बैंक ऑफ सेटलमेंट बीसीबीएस कहा गया है। अच्छा, एक सेंट्रल बैंक जैसा कुछ।
शायद न्यू डेवलपमेंट बैंक का ही एक हिस्सा हो। ये बीएसबी एक सेंट्रल क्लियरिंग हाउस की तरह काम करेगा। पैसे नहीं रखेगा, बस हिसाब रखेगा। सभी सदस्य देशों के बीच जो गोल्ड ऑन्स में व्यापार हुआ उसका हिसाब रखेगा और महीने के अंत में उसे नेट आउट करेगा। तो ये नेटिंग कैसे होगी, क्या प्रोसेस होगा? देखिए, महीने भर व्यापार चलता रहा, देशों के गोल्ड लेजर अपडेट होते रहे। महीने के अंत में सब सेंट्रल बैंक्स बीएसबी को अपनी फाइनल पोजीशन बताएंगे, किसको कितना लेना है, किसको कितना देना है, किस देश से। बीएसबी इन सब को मिलाकर हर देश की नेट पोजीशन निकालेगा पूरे सिस्टम के मुकाबले। मतलब ये नहीं कि भारत को रूस से इतना लेना है, सिंगापुर को उतना देना है, बल्कि ओवरऑल भारत को सबसे लेना है या देना है। कोई उदाहरण से समझाएंगी? जरूर। मान लीजिए महीने के आखिरी में बीएसपी हिसाब लगाता है, भारत प्लस 190 जियो, मतलब उसे लेने हैं। रूस प्लस 470 जियो, उसे भी लेने हैं। सिंगापुर माइनस 530 जियो, उसे देने हैं। और ओमान माइनस 130 जियो, उसे भी देने हैं। ठीक। अब बीएसपी कैलकुलेट करेगा कि कम से कम कितने ट्रांजैक्शंस में ये हिसाब बराबर हो जाए। इसे मिनिमम पेयर डिफिशिएंट लिस्ट बनाना कहते हैं। अच्छा। हो सकता है सिर्फ 2-3 लेन देन में ही काम निपट जाए, जैसे सिंगापुर भारत को 190 गोल्ड ऑन्स दे दे और फिर सिंगापुर और ओमान मिलकर रूस को 470 गोल्ड ऑन्स पे दें। हाँ, ये तो काफी एफिशिएंट लग रहा है। बहुत सारे द्विपक्षीय लेन देन से तो बेहतर है। बिल्कुल। लेकिन मान लीजिए सिंगापुर या ओमान के पास फौरन इतने गोल्ड ऑन्स ना हो देने के लिए, तब क्या? हाँ, यहीं पर एक और इंटरेस्टिंग सुझाव है, गोल्ड लिंक्ड सेटलमेंट बॉन्ड्स, GLSBs या ब्रिक्स डेफिसिट बॉन्ड्स, BDBs का। बॉन्ड्स? हाँ, घाटे वाला देश जैसे सिंगापुर या ओमान ये बॉन्ड जारी कर सकता है। ये सोने के आउंस में होंगे, आउंस डिनोमिनेटेड, छोटी अवधि के, और इन पर सोने से जुड़ी दर पर ब्याज भी मिलेगा। कूपन इज इक्वल टू प्रिंसिपल आर गोल्ड D360 जैसा कुछ। अच्छा। और जिन देशों के पास सरप्लस है, जैसे भारत और रूस, वो ये बॉन्ड खरीद सकते हैं या बीएसबी इनकी नीलामी कर सकता है। तो इससे घाटे वाले को मोहलत मिल गई। बिल्कुल। और सरप्लस वाले को कमाई का जरिया। इसे कहा गया है डेफिसिट रिसाइकलिंग। घाटे को सिस्टम के अंदर ही फाइनेंस कर दिया। हाँ, ये बीएसबी वाला मॉडल काफी स्ट्रक्चर्ड लग रहा है। एक सेंट्रल बॉडी सब दिख रही है। लेकिन क्या कोई ऐसा मॉडल भी है जिसमें इस सेंट्रल बैंक पर निर्भरता ही ना हो, एकदम विकेंद्रीकृत? हाँ, एक और विचार है जो शायद और भी रैडिकल लगे, एक डिसेंट्रलाइज्ड एल्गोरिदम पर आधारित सिस्टम। दस्तावेजों में इसे BSA कहा गया है, ब्रिक्स सेटलमेंट एल्गोरिदम। एल्गोरिदम बिना सेंट्रल बैंक के ये कैसे चलेगा? इसे समझने के लिए वो ग्रुप एक्सपेंस वाली बात सोचिए। अच्छा। जैसे 5 दोस्त घूमने गए, सबने खर्च किया, आखिर में हिसाब करने के लिए ये थोड़ी होता है कि हर कोई हर किसी को पैसे दे रहा है। नहीं, वो तो नेट निकालते हैं कि कौन किसको फाइनल कितना दे दे। बिल्कुल। ये BSA एल्गोरिथम भी वही करने की कोशिश करता है। ये सभी देशों की नेट गोल्ड ऑन्स पोजीशन लेगा और मैथमेटिकली कैलकुलेट करेगा कि कौन सा देश किस देश को कितना दे, ताकि टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस मिनिमम हो, आइडियली N-1। जहां N वो देश है जिनका बैलेंस 0 नहीं है। एग्जैक्टली। ये कैलकुलेशन कैसे होगी? कोई खास तरीका? दस्तावेजों में कुछ तरीकों का जिक्र है, जैसे ग्रीडी एल्गोरिथम, सबसे बड़े देनदार को सबसे बड़े लेनदार से मिलाओ, पेमेंट कराओ, फिर देखो क्या बचा। और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे जीरो सम सबसेट्स खोजना, मतलब ऐसे छोटे ग्रुप ढूंढना जिनका आपस में ही हिसाब बराबर हो जाए। और सेटलमेंट यहाँ भी बॉन्ड से हो सकता है। हाँ, पर ये बॉन्ड BSP नहीं, बल्कि सीधे देने वाले और लेने वाले देश के बीच जारी होंगे। ये मॉडल उन सिचुएशंस को भी हैंडल कर सकता है जहां 2 देशों के बीच डायरेक्ट पेमेंट ट्रीटी ना हो या किसी की क्रेडिट लिमिट हो। अच्छा, तो तरह के मल्टीलैटरल मॉडल हो गए, एक सेंट्रल, एक डिसेंट्रलाइज्ड। सोने के अलावा क्या किसी और चीज को भी बेस बनाने की बात है? जल्दी से बता सके तो। हाँ, एक ट्रेड स्टेबिलिटी यूनिट TSU का भी कॉन्सेप्ट है संक्षेप में। ये एक डिजिटल यूनिट होगी जो सिर्फ सोने पर नहीं, बल्कि कमोडिटीज की बास्केट, सोना, तेल, कॉपर, चावल वगैरह और शायद GDP वेटेज पर आधारित होगी। अच्छा, ताकि वोलेटिलिटी कम हो। हाँ, मकसद वही है कि ये अकेले सोने से कम अस्थिर हो। इसका सेटलमेंट डिजिटल लेजर जैसे प्रोजेक्ट एम्ब्रिज और स्वैप लाइन से हो सकता है। ये शायद ज्यादा स्थिर हो, पर इसे बनाना और मैनेज करना सोने वाले सिस्टम से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। समझ गया। ये सारे सिस्टम तो ठीक हैं, देशों के लेवल पर, सेंट्रल बैंक के लेवल पर, लेकिन वो बेचारी कंपनियां जो असल में ट्रेड कर रही हैं, एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स, उनके लिए तो सोने का भाव रोज बदलना,
वो ये तो बड़ा सिरदर्द है, मैंने आज 2 गो का माल एक्सपोर्ट किया, 90 दिन बाद पेमेंट मिली, तब तक सोना गिर गया, मुझे तो रुपए में नुकसान हो गया। बिल्कुल सही। और ये सबसे जरूरी प्रैक्टिकल कंसर्न है। अगर कंपनियों को ही भरोसा नहीं हुआ तो सिस्टम चलेगा कैसे? हाँ बिल्कुल। इसीलिए इन प्रस्तावों में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बैंकों के जरिए एक आंतरिक हेजिंग ढांचा बनाना, इंटरनल हेजिंग फ्रेमवर्क। इसका सीधा मकसद है एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को सोने के प्राइस रिस्क से बचाना, उन्हें अपनी लोकल करेंसी में एक फिक्स्ड अमाउंट की गारंटी देना। तो ये हेजिंग काम कैसे करेगी? चलिए भाई 10 लाख वाले एक्सपोर्टर का उदाहरण लेते हैं। ठीक है, उसे 90 दिन बाद 2 जियो मिलने हैं। उसका मकसद सोने से कमाना नहीं है ना? नहीं, उसे तो अपने 10 लाख रुपए चाहिए, या थोड़े ज्यादा मुनाफे के साथ, मान लीजिए 10,05,000। सही। तो जैसे ही उसका एक्सपोर्ट ऑर्डर कंफर्म होता है वो अपने लोकल बैंक के पास जाएगा और एक गोल्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करेगा, GFC। गोल्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या है? सिंपल एग्रीमेंट। एक्सपोर्टर आज ही बैंक के साथ एक रेट फिक्स कर लेगा कि वो 90 दिन बाद मिलने वाले 2 जियो बैंक को किस भाव पर बेचेगा। मान लीजिए बैंक उसे रेट देता है 5,02,500 रुपए प्रति जियो। ओके। एक्सपोर्टर ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, बस अब उसे टेंशन नहीं। 90 दिन बाद सोने का मार्केट रेट कुछ भी हो, उसे बैंक से पक्के 10,05,000 रुपए मिल जाएंगे। रिस्क खत्म। और बैंक ये रिस्क कैसे मैनेज करेगा? उसके लिए तो ये रिस्की हो सकता है ना? बैंक का ट्रेजरी डिपार्टमेंट इसे संभालता है। देखिए, बैंक के पास सिर्फ एक एक्सपोर्टर तो है नहीं, कई एक्सपोर्टर हैं जो गो बेचना चाहते हैं, फॉरवर्ड सेल, और कई इंपोर्टर हैं जिन्हें गो खरीदना है, फॉरवर्ड परचेस। अच्छा, हाँ। टिक फ्यूचर्स मार्केट में जैसे MCX, या दूसरे बैंकों के साथ इंटरबैंक मार्केट में, या शायद सेंट्रल बैंक की कोई फैसिलिटी यूज करके। समझ गया। बैंक अपना रिस्क मैनेज कर लेता है। क्या सिर्फ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ही होंगे या और भी ऑप्शंस? नहीं, बैंक फ्यूचर्स, ऑप्शंस जैसे पुट या कॉलर भी ऑफर कर सकते हैं। गोल्ड ट्रेड हेज अकाउंट्स का भी जिक्र है। और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि ये हेजिंग शायद कंपनियों के लिए जीरो कॉस्ट हो। जीरो कॉस्ट कैसे? मतलब बैंक शायद हेजिंग की कॉस्ट अपनी नॉर्मल ट्रेड फाइनेंस फीस में ही अब्जॉर्ब कर ले, एक्सपोर्टर इंपोर्टर को अलग से प्रीमियम न देना पड़े। वाह। लेकिन इसके लिए बैंकों को केयर गाइडलाइंस चाहिए होंगी RBI वगैरह से, और ये पक्का करना होगा कि छोटे बिजनेस MSMEs भी इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकें। ये सब सुनने में तो बड़ा प्लान लगता है। लागू कैसे होगा? रातों रात तो होगा नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे फेज वाइज, चरणबद्ध तरीके से लागू करने का सुझाव है। शायद शुरुआत छोटे पायलट प्रोजेक्ट से हो, कुछ देशों के बीच जैसे भारत सिंगापुर, भारत UAE या भारत रूस। अच्छा। और कुछ खास सेक्टर्स में जैसे तेल या सोना। हो सकता है शुरू में मौजूदा सिस्टम्स जैसे भारत का SRVA अकाउंट है उसी को यूज करें। हाँ, ये हो सकता है। फिर अगले फेज में मल्टीलैटरल नेटिंग इंजन और वो GLSBs, BDBs लाए जाएं। और आखिर में फिजिकल गोल्ड की कस्टोडी और शायद CBDC इंटीग्रेशन पर काम हो। और इसे कामयाब बनाने के लिए सरकारों और सेंट्रल बैंकों को क्या ध्यान रखना होगा, मतलब पॉलिसी लेवल पर? कई चीजें। एक तो RGO TGO की परिभाषा सब मान लें, स्टैंडर्डाइज हो जाए, रोज सोने का रेफरेंस प्राइस और बेसिस पब्लिश करने का ट्रांसपेरेंट तरीका हो, पारदर्शिता बहुत जरूरी है। बिल्कुल। खासकर अगर BSB जैसी कोई सेंट्रल बॉडी है तो उसे नेटिंग रिजल्ट्स वगैरह पब्लिश करने चाहिए। फिर देशों के घाटे पर कुछ लिमिट्स हों, प्रूडेंशियल कैप्स, ऐसा ना हो कोई बहुत ज्यादा उधार ले ले। सही। AML CFT रूल्स का सख्ती से पालन हो, मनी लॉन्ड्रिंग ना हो पाए, कोई झगड़ा हो तो सुलझाने का तरीका, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म साफ हो, और मल्टीलैटरल सिस्टम के अंदर भी 2 देशों को आपस में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी रखने की छूट हो। और हाँ, सिस्टम की स्ट्रेस टेस्टिंग जरूरी है। स्ट्रेस टेस्टिंग मतलब ये देखना कि अगर कोई बड़ा आर्थिक झटका लगता है तो क्या ये सिस्टम झेल पाएगा। अच्छा, ठीक है। तो कुल मिलाकर आज हमने जो समझा वो ये है कि सोने को सिर्फ एक यूनिट ऑफ अकाउंट बनाकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर की जो बादशाहत है उसे कम करने के लिए कई तरह के सिस्टम्स पर विचार हो रहा है। हाँ, इसमें 2 देशों के बीच सेटलमेंट है, मल्टीलैटरल नेटिंग के सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल हैं, घाटे को फाइनेंस करने के लिए गोल्ड लिंक्ड बॉन्ड जैसे नए आइडियाज हैं, और सबसे अहम, कंपनियों के लिए प्राइस रिस्क से बचने का हेजिंग मैकेनिज्म है। बिल्कुल। मकसद साफ है, एक ज्यादा कुशल, ज्यादा स्थिर और देशों को ज्यादा आर्थिक संप्रभुता देने वाली व्यापार प्रणाली की तरफ बढ़ना। हाँ, और अगर ये प्रस्ताव कामयाब होते हैं
तो इसका असर सिर्फ व्यापार पर नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असर अंतर्राष्ट्रीय वित्त पर और शायद जियोपॉलिटिक्स पर भी बहुत गहरा हो सकता है। ये देशों को अपनी आर्थिक नीतियां बनाने में ज्यादा आजादी दे सकता है। उनके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जो इन सब दस्तावेजों को देखकर मन में आता है, मान लीजिए ये सोने वाला सिस्टम चल पड़ता है। ब्रिक्स जैसा बड़ा ब्लॉक अपने ट्रेड का अच्छा खासा हिस्सा डॉलर से हटा लेता है। ये उन्हें डॉलर से आज़ादी तो देगा, लेकिन बाकी दुनिया, खासकर जो मौजूदा ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है, वो कैसे रिएक्ट करेगा? अच्छा सवाल है। क्या वो भी बदलेगा, या फिर इसके कुछ ऐसे नतीजे निकलेंगे, आर्थिक या भूराजनीतिक, जिनका अंदाजा अभी लगाना मुश्किल है? ये वाकई सोचने वाली बात है और इसका जवाब शायद हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा। इसी विचार के साथ आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं।